जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हिस्ट्री का चौथा भाग है। आपका 4 लेसन चल रहा है, जिसमें चौथे अध्याय को हम लोग आज चौथे पार्ट को देख रहे हैं। कल 3 पार्ट तक हम लोग पढ़े थे इसके। तो कल इसके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ले चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यानी काला कानून। काला कानून से संबंधित हम लोग को पढ़ना है। तो काला कानून है क्या, पहले आपको काला कानून के बारे में जानना है। तो काला कानून यानी रॉलेट एक्ट, इंडियन लोग उसको काला कानून कहे। अंग्रेज के द्वारा जो एक्ट लाया गया उसे कहा गया रॉलेट एक्ट, लेकिन हमारे इंडियन लोगों ने उसको एक नाम दे दिया जिसको काला कानून कहा गया। क्यों काला कानून कहा गया जानते हैं उसके बारे में। देखिए, तो कह रहा है कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं में असंतोष, यानी जो क्रांतिकारी घटना इंडिया में बढ़ रही थी उसमें अंग्रेजों को असंतोष की भाव होने लगी। इसके कारण चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, यानी चेम्सफोर्ड जो उस समय का अंग्रेज यहाँ का अधिकारी था, उसने क्या किया, न्यायाधीश यानी जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिस समिति को क्या किया गया, रॉलेट एक्ट कहा गया, जिसमें कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए और दंडात्मक पहलू के लिए सुझाव को देते हुए 21 मार्च 1919 को विधान पारित करते हुए एक अधिनियम बनाया। और उस अधिनियम के तहत कह रहा है कि बिना किसी व्यक्ति को, बिना कोई साक्ष्य के, यानी बिना कोई सबूत के, बिना कोई वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के, यानी बिना आपको बताए हुए, बिना आप आरोप सिद्ध हुए, बिना आपको वारंट दिए हुए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था इस कानून के तहत, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इंडियन लोगों ने उसे कहा काला कानून। महात्मा गांधी हाँ, तो इसे गिरफ्तार कर लिया था। महात्मा गांधी कह रहा है कि सरीखे नेताओं में इसे अनुसूचित स्वतंत्रता का हनन करने वाले, यानी कहते थे कि यह स्वतंत्रता का हनन करने वाला कानून है और व्यक्तियों के मूल अधिकार की हत्या करने वाला है। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह आयोजन किया गया और उस सत्याग्रह में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इसके विरोध गांधी जी ने क्या किया, एक सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह में उन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल घोषित किया गया। यानी 6 अप्रैल 1919 को क्या किया गया, पूरे देश में एक हड़ताल घोषित किया गया, जिसमें कहीं बहुत जगह हिंसात्मक हो गया, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, मर्डर भी हुआ। और इसके अंतिम प्रारूप में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यानी इसका जो अंतिम स्वरूप था, उसका अंतिम स्वरूप में क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है पंजाब के अमृतसर प्रांत में। यानी जब पंजाब राज्य का अमृतसर जो जिला है, वहां पे एक जालियांवाला बाग स्थान है, उसी पे एक घटना हुआ, वहीं पे घटना हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए क्या है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसे मैं ये सारा चीज आपको निचोड़ बताऊंगा जब क्लास खत्म होने के बाद। मैं अपने लैंग्वेज में, अभी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं तो किताबी लैंग्वेज देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि विश्व युद्ध जनित घटनाओं से पंजाब के विशेष रूप से परिलक्षित के कारण वहां पे जनमत आंदोलन हुआ। यानी विश्व युद्ध में पंजाब से बहुत सारे लोग भाग लिए थे। इसके कारण क्या हुआ, वहां पे भी जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर उजागर हुई थी। 6 अप्रैल कह रहा है कि 6 अप्रैल को पूरे देश में एक हड़ताल घोषित हुआ और 9 अप्रैल को, यानी 6 अप्रैल को पूरा देश में एक हड़ताल घोषित हुआ और 9 अप्रैल को 2 स्थानीय नेता सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद 13 अप्रैल 1919 को सार्वजनिक एक सभा बुलाई गई। स्थानीय लोग थे, इनको छुड़ाने के लिए एक सभा बुलाए जालियांवाला बाग में। और जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक कर रहे सभा लोगों को जाकर उन पे अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। और इसमें गुप्त सूचना देने का काम एक भारतीय ही किया था, जनरल ओडायर को, कि आपके विरुद्ध है भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए जनरल ओडायर आया और चारों तरफ से, मात्र उसका एक गेट था, एक दरवाजा था, उस दरवाजे को बंद कर दिया और चारों तरफ से अपने सैनिक का पहरा लगा के सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। और इस गोलियां बरसाने में सरकारी आंकड़ा के अनुसार, यानी अंग्रेजों ने जो आंकड़ा दिया उसके अनुसार 1000 लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हुए। लेकिन जो यहाँ की भारतीय जो कमेटी बनी, कांग्रेस कमेटी, इसकी जांच के लिए, तो कांग्रेस कमेटी के रिपोर्ट में बहुत ज्यादा लोग, 2-3 हजार लोग करीबन मारे गए और बहुत ज्यादा लोग घायल हो गए।
तो ये एक असंतोष का माहौल कायम हुआ, लोगों के अंदर और उग्रता आ गई और इस नरसंहार के विरुद्ध रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। पूछता है कि नाइट की उपाधि किसने त्यागी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस कांड में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर नायर ने वायसराय को त्याग पत्र दे दिया, अपना त्याग पत्र दे दिया। और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। यानी पूछता है केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी, तो महात्मा गांधी ने। कब त्यागी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के निंदा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक राष्ट्रीय आंदोलन में जान फूंक दी, यानी लोगों के अंदर और प्रेरणा मिली और लोग एक्टिव हो गए। पर अगला कह रहा है खिलाफत आंदोलन, यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला हुआ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है, देखिए खिलाफत आंदोलन में खलीफा पद को लेकर था। तुर्की में मुस्लिमी लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, उसी के विरुद्ध में भारत में उसके मुस्लिम समर्थक लोगों ने खिलाफत आंदोलन किया था, जो कि 1919 में शुरू हुआ था, 1924 तक चला था। खलीफा पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की का पराजय हुआ, यानी ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था, तब तुर्की की पराजय हो गई, जिसके फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। यानी उस समय ऑटोमन साम्राज्य था, उसका पतन हो गया, यानी उसका विनाश हो गया। तुर्की के सुल्तान ने अपने शेष प्रदेशों में अपनी सत्ता प्रयोग से वंचित कर दिया गया, यानी जो बचा हुआ था सत्ता उसके और जो राज्यों में, उसको भी छीन लिया गया, उसे भी वंचित कर दिया गया। और इसे मित्र राष्ट्रों की नियुक्त कर उच्चायोग के अधीन कर दिया गया। यानी मित्र राष्ट्र जो था, मित्र अधूरी प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो आप लोग जान रहे हैं, तो उसी प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने इसके सारे राज्यों को जो बचे हुए थे उसको अपने अधीन कर लिया। चूंकि ऑटोमन साम्राज्य के शासक तुर्की के सुल्तान इस्लामिक संसार खलीफा कहते थे, यानी ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक थे वो वहां के जो राजा थे, राजा को खलीफा कहा जाता था। अतः भारत में मुसलमानों को तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार पसंद नहीं थे और भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की जाने वाली वादा खिलाफ के विरुद्ध 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति को बदलने का बाद जोरदार विरोध किया और आंदोलन शुरू किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। यहाँ दे रहा 1920, लेकिन शुरुआत हुई है 1919 नहीं, ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 1919 नहीं, 17 अक्टूबर 1919 नहीं खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुई है। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में इस आंदोलन का मतलब समर्थन किया गया और अंग्रेजों की नीति का आलोचना किया गया। नवंबर 1919 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए, यानी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अगर अध्यक्ष पूछा गया कौन है, तो महात्मा गांधी चुने गए थे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम की एकता पर महान अवसर दिया और खिलाफत आंदोलन में 3 सूत्रीय कार्यक्रम की मांग तैयार की। पहला कह रहा है कि तुर्की के सुल्तान खलीफा को लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए, यानी जो एक राजा का अधिकार होता है वो अधिकार उन्हें दिया जाए। फिर कहा अरब प्रदेशों में मुस्लिम शासक खलीफा के अधीन किए जाए, यानी अरब देश में जो भी शासक है वो अंग्रेज अपने शासन को हटा के और खलीफा के हाथों में पुनः दे दे। फिर खलीफा मुसलमानों का पवित्र स्थल को संरक्षक बनाया जाए, यानी खलीफा जो है मुसलमानों का एक पवित्र समझिए कि स्थान है, उसको सुरक्षित बनाया जाए, उसको संरक्षित किया जाए। और 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खलीफा दिवस मनाया गया, यानी 17 अक्टूबर को खलीफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसमें असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और खलीफा मुद्दे पर ब्रिटेन सरकार का दृष्टिकोण द्वितीय पंजाब के निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों की बर्बरता और पदाधिकारी को दंडित करने के लिए सरकार विफल थी। यानी कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन में सरकार विफल थी, जो कि रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खलीफा पद हुआ, जिसमें अंग्रेज सरकार अपने अधिकारियों को दंडित नहीं कर पाई थी। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन का प्रस्ताव की पुष्टि की गई और स्वशासन के जो स्वराज की मांग की गई। यानी स्वराज की मांग कब की गई, तो दिसंबर 1920 के अधिवेशन में, कोलकाता के अधिवेशन में पूछता है कि किस अधिवेशन से स्वराज शब्द का मांग किया गया, तो कोलकाता अधिवेशन से। स्वशासन की जगह पे स्वराज की मांग की गई कोलकाता अधिवेशन से, जो कि 1920 में हुआ था। अब देखिए आगे है असहयोग आंदोलन। जब कोई सहयोग नहीं मिला अंग्रेजों के थ्रू से, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव शुरू किया, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चला। इसका पूरा घटनाक्रम पढ़ रहे हैं हम लोग। इसी में एक चौरा चौरी हत्याकांड होता है, उसके बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो अभी हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे।